नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक ले रहे हैं। थर्ड यूनिट का एक टॉपिक ले रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हम इस वीडियो में देखेंगे कि लोरेंज बल क्या होता है और जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, और उसमें विभिन्न स्थितियां हम यहां पर देखने वाले हैं। लंबा वीडियो है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक साइंटिस्ट थे विद्यार्थी लोरेंज, और लोरेंज ने किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला बताया था, जिसके कारण से उस बल को लोरेंज बल कहा जाता है। यदि कोई आवेश हम कंसीडर कर लें, कोई आवेश स्मॉल q विद्युत क्षेत्र E व चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है। तो देखिए दोस्तों, यदि चुंबकीय क्षेत्र तो है B और विद्युत क्षेत्र है E और आवेश है Q, और वो उस आवेश जो Q है वो v वेग से उस क्षेत्र में गति कर रहा है, गतिशील है। आवेश का वेग भी हम यहां पर ले लेते हैं। आवेश का जो वेग है, आवेश का वेग v है। तो आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल है उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। विद्युत बल होता है Q इंटू E के इक्वल। सदिश रूप में एरो का निशान लगा देंगे इनके ऊपर। तो यहां पर F इसे लिखा जा रहा है विद्युत बल को, जो कि Q इंटू E के इक्वल होता है। अब इसी आवेश पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो कितना होगा दोस्तों? आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल है उसको हम Fm से पुट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के लिए Q। इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, QV क्रॉस B। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। आवेश Q पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? आवेश Q पर कार्यरत कुल बल, जो कुल बल है कितना आ जाएगा दोस्तों? कुल बल हमारे पास में आ जाएगा F इज इक्वल टू FE प्लस FM। समीकरण 1 और 2 को यहां पर हम पुट कर देंगे। F बराबर FM की जो वैल्यू है और FE की जो वैल्यू है यहां पर हम पुट कर देंगे। तो Q इंटू E वेक्टर प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हमारे पास में फॉर्मूला आएगा दोस्तों। इन दोनों में से, दोनों पदों में से हम Q यदि कॉमन ले लें, यहां से हम यदि Q यहां से कॉमन ले लेंगे तो F वेक्टर हमारे पास में आ जाएगा Q इंटू E वेक्टर प्लस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। और इस बल को हम लोरेंज बल कहते हैं। यही बल क्या कहलाता है? यह बल लोरेंज के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस बल को लोरेंज बल कहा जाता है, लोरेंज बल कहते हैं दोस्तों। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम सिर्फ यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल की ही बात करेंगे। यदि दोनों बल लगते हैं तो उस बल को हम कह देते हैं लोरेंज बल। और लोरेंज बल की स्थिति में यदि किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल 0 होता है, तब इन दोनों का परिमाण समान हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। वो वाली स्थिति भी हम देखेंगे दोस्तों। यहां पर हम देखेंगे कि किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो कितना होगा? चुंबकीय बल
को हम एफ एम वेक्टर इक्वल टू लिख रहे हैं क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हमारे पास में चुंबकीय बल का फॉर्मूला है दोस्तों, जिसकी डायरेक्शन v क्रॉस b के लंबवत होगी, मतलब v और b के लंबवत होगी, v क्रॉस b की डायरेक्शन में होगी, जिसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से भी निकाल सकते हैं कि जो बल की डायरेक्शन होगी, यदि ये हमारे पास में बायां हाथ है, ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा आवेशित वेग की दिशा में, तो अंगूठा उस बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र इधर है, आवेश इधर गति कर रहा है, तो बल ऊपर की ओर काम करेगा दोस्तों। तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। एक बार बायां हाथ फिर से सुन लीजिए, ये F की डायरेक्शन को, ये B की डायरेक्शन को और ये V की डायरेक्शन को शो करता है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। हाथ आपको बायां ही लेकर चलना है। यहां पर इस बल के लिए हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, और जब बल के अंदर जो कुछ कंडीशंस है, वहां से हमारे पास में बल आवेशित कण की गति के बारे में कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे दोस्तों। इस बल के जो फॉर्मूला है उसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, एफ वेक्टर, मैं बिना वेक्टर के लिख रहा हूं, क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारे पास में बल का फॉर्मूला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से निकालते हैं ये बी और ये वी की दिशा, लेकिन यदि आवेशित जो कण है वो यदि ऋणात्मक है, तो बल की दिशा जिस धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा से विपरीत होगी दोस्तों। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम इस स्थिति में कुछ कंडीशंस पुट करेंगे कि जब थीटा की वैल्यू अलग अलग हो या वी का मान अलग अलग हो, तब उस कंडीशन में जो बल है उसकी वैल्यू कितनी होगी। सर्वप्रथम हम स्थिति पहली ले रहे हैं, स्थिति फर्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, जब v बराबर 0 हो। v बराबर 0 होने का मतलब है आवेशित कण स्थिर हो, आवेशित कण स्थिर हो, आवेशित कण स्थिर होगा, तब उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो 0 होगा। तो दोस्तों Fm की जो वैल्यू है वो भी शून्य आएगी, चुंबकीय बल शून्य होगा। मतलब स्थिर आवेश के ऊपर चुंबकीय बल काम नहीं करता, चुंबकीय बल भी शून्य होगा। जब यदि कण स्थिर अवस्था में है तो उस पर चुंबकीय बल काम ही नहीं करेगा दोस्तों। सेकंड जो स्थिति है वो क्या है कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 करते हुए 0 आ जाएगी, और फाइनली जो Fm की वैल्यू आएगी फिर से 0 आएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्थिति जो सेकंड है वो क्या है। अब की बार हम ले रहे हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो विद्यार्थियों साइन 0 का मान 0, Fm की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब है चुंबकीय बल फिर से शून्य प्राप्त होगा। जब आवेशित कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री होता है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो शून्य होता है। इसका अर्थ यह है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। यदि मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं, 180 डिग्री के ऊपर भी मान है हमारे पास में साइन 180 का जो मान है दोस्तों फिर से शून्य आता है, तो भी बल 0 ही आएगा, तो भी बल 0 ही आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कराओ, चुंबकीय क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में गति करता हो, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो शून्य होगा। लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा।
कोई बल काम नहीं करेगा। हालांकि आवेश गतिमान है बट उस पर कोई चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा। इस स्थिति में जो आवेशित कण है उसका पथ रेखीय होगा। आवेशित कण, उस पर बल नहीं लग रहा, तो बल नहीं लगता तो कण जिस पथ में गति करता वो उसी पथ में ही गति करता रहेगा। आवेशित कण रेखीय पथ पर गति करता है दोस्तों, रेखीय पथ पर गति करेगा। जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में ही गति करेगा, रेखीय पथ पर गति करता है। तीसरी कंडीशन अब देखेंगे दोस्तों। अब हम तीसरी कंडीशन लेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? स्थिति थर्ड। तीसरी और चौथी स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है। जब थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा हो, चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गतिमान हो, तब देखिए विद्यार्थियों कितना बल लगेगा। तो बल का जो फॉर्मूला है हमारे पास में F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है। परिमाण के रूप में F इक्वल टू Q V B साइन थीटा होता है। और यहां पर इस स्थिति में थीटा बराबर है 90 डिग्री, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा एफ एम है यहां पर ये, तो एफ एम जो चुंबकीय बल है उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी क्यू वी बी के इक्वल। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। देखिए दोस्तों, जो आवेशित कण है उस पर लगने वाले बल की वैल्यू आ जाएगी एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी, और उस आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा हम देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कि इधर चुंबकीय क्षेत्र है तर्जनी की तरफ, मध्यमा की तरफ आवेशित कण का वेग है, तो अंगूठे की तरफ उस आवेशित कण पर बल लगेगा। यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को ले लेते हैं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसको हमने क्रॉस के साइन से दिखाया है। ये जो क्रॉस है वो हमारे को ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। यहां से हम कोई आवेश ले लेते हैं, ये हमारे पास में कोई आवेश है Q और वो इधर v वेग से गतिमान है। अब देखिए दोस्तों, यहां से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर और वेग है वो नीचे की ओर, वेग नीचे की ओर है तो अंगूठे की तरफ उस पर बल लगेगा, और ये जो आवेशित कण है इस पर बल लगेगा इधर इस तरफ, यहां पर बल काम करेगा Fm और उसकी वैल्यू है QVB। तो ये जो कण है इधर इस दिशा में जा रहा था वो इस बल के कारण से अपने पथ से विचलित हो जाएगा दोस्तों, और जब ये यहां से घूमता हुआ इस पर यहां आएगा तो भी इस पर इधर बल काम करेगा, तो फिर इस इधर बल काम करेगा। जैसे यहां पर इस स्थिति में कण पहुंच गया है, इधर इसका वेग है v, इस स्थिति में देखो बल किधर काम करेगा। एक बार फिर से हम आप लोगों को समझा देते हैं। इस तर्जनी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी तरफ वेग, तो अंगूठे की तरफ बल की डायरेक्शन होगी, तो इस वेग के ठीक लंबवत दिशा में बल काम करेगा। जो आवेशित कण है उसके वेग की ठीक लंबवत दिशा में बल कार्य करेगा। तो यहां से लंबवत दिशा में बल काम कर रहा है, जिसके कारण से ये इसके पथ को घुमाकर वृत्ताकार कर देता है दोस्तों। इस तरीके से आवेशित कण गति करेगा, ये एक वृत्ताकार पथ का निर्माण कर लेगा। इस स्थिति में जो आवेशित कण पर लगने वाला बल है वो अंदर की ओर, यहां पर भी अंदर की ओर बल लगेगा। जो आवेशित कण है वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंब दिशा में गतिमान होता है, गति कर रहा होता है, तो उस पर गति की लंब दिशा में बल काम करता है, जिससे आवेशित कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है। बल की वैल्यू इतनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इस कण पर अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है, और जो अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है।
आवेशित कण पर जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है वो चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। हमारे पास में यहां पर हम इस वृत्ताकार पथ की रेडियस देखेंगे, इसकी आवर्ती यहां पर हम देखने वाले हैं क्या होगी, कुछ कंडीशंस और निकलती है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये पूछ लें कि भाई थीटा बराबर 90 डिग्री या जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गतिमान है तो बल कितना लगेगा, तो बल की वैल्यू तो ये होगी। कण का जो पथ है, कण का जो पथ है वो होगा वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वर्तीय पथ पर आवेशित कण गति करेगा। अब जो आवेशित कण है वो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो उसको आवेशित कण को आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होगा, क्योंकि वर्ताकार पथ पर घुमा रहा है, वो बल है चुंबकीय बल। यदि हम आवेशित कण का यहां पर द्रव्यमान भी कंसीडर कर लें कि आवेशित कण का जो द्रव्यमान है, जो आवेश क्यों है, आवेशित कण कह रहे हैं, और उसका द्रव्यमान हम मान लें कि जो द्रव्यमान है विद्यार्थियों दोस्तों वो है स्मॉल एम, और जिस वर्ताकार पथ पर वो गति कर रहा है उस पथ की जो त्रिज्या है वो है स्मॉल आर। आवेशित कण का जो वेग है वो हमने मान लिया है पहले ही, जो कि v के इक्वल है। m द्रव्यमान वाला आवेशित कण v वेग से गति करता है तो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो उसको जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल को Fc से मैं पुट कर दूं, जो कि चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अभिकेंद्रीय बल को हम mv² से लिख सकते हैं। जो चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास में, Fm बराबर qvb, दोनों यहां पर बराबर पुट कर देंगे तो mv² इक्वल टू आ गया है qvb। यहां से हमारे पास में रेडियस r का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। ये जो रिलेशन है यहां से कुछ और रिलेशन निकलेंगे, वो हम आप लोगों को बताते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया हुआ। थर्ड कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है। दोस्तों जो थर्ड कंडीशन है उसमें हमारे पास में एक रिजल्ट आ गया है mv² इक्वल टू qvb। इस संबंध से हम कुछ अन्य संबंध यहां पर फाइंड आउट करेंगे, और सर्वप्रथम हम देखेंगे कि आवेशित कण की त्रिज्या, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री पर आवेशित कण गति करता है तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो उस वृत्ताकार पथ की रेडियस क्या होगी, ये हमारे पास में जैसे इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, 1 और 2 हमारे पास में ये और ये आई थी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। देखिए v से v कैंसिल हो गया, इस r को मैं उधर ले जाऊं तो समीकरण 3 से हम क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, देखेंगे आप r बराबर हम लिख सकते हैं mv/qb। ये हमारे पास में आ गई है आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। फिर हम बात करेंगे आवेशित कण का कोणीय वेग। आवेशित कण का एक बार वेग देख लेते हैं, फिर कोणीय वेग देख लेंगे। यहां से ही वेग देख लेंगे, v से एक v कैंसिल हो गया, एक v बराबर आ जाएगा, एक v से कट गया, यहां पर v रह गया, ये इधर आ जाएगा तो q b r बट्टे में ये रह गया है m। ये हमारे पास में आवेशित कण का वेग आ गया है दोस्तों। थर्ड पार्ट आप देखेंगे, इसमें आवेशित कण का कोणीय वेग, आवेशित कण का कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, जिसको हम ओमेगा से लिखते हैं।
v बराबर होता है ओमेगा आर और ओमेगा बराबर होता है v अपॉन में आर। यहां से ही हम देखो एक v से एक v तो कैंसिल हो जाएगा, v अपॉन में आर, v अपॉन में आर बराबर आ जाएगा क्यूबी अपॉन में एम, क्यूबी अपॉन में एम। तो ओमेगा का फॉर्मूला आ गया है आपके पास में क्यूबी अपॉन में एम। दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कोणीय आवर्ती का फॉर्मूला आ चुका है क्यूबी बाई एम। फिर देखिए डी पार्ट देखिए, आवेशित कण की आवर्ती, वो वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाएगा वो उसकी आवर्ती हो जाएगी। न्यू से पुट कर सकते हैं, एफ से पुट कर सकते हैं। ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2 पाई एफ, ये जो एफ है वो है आवर्ती, हम एफ ही यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, जो कि क्यूबी अपॉन में एम के इक्वल है। एफ बराबर आ जाएगा आपके पास में क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम, क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम। ये हमारे पास में आ गई है आवेशित कण की आवर्ती। ई पार्ट देखेंगे, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब हो गया कि एक चक्कर लगाने में लगा समय। और देखिए आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो आपके पास में होता है T बराबर होता है 1 में F। तो यहां से आपके पास में T बराबर 1/f, 1/f लिखेंगे तो 2 पाई एम ऊपर चला जाएगा, क्यूबी नीचे आ जाएगा। तो 2 पाई एम बट्टे में क्यूबी, ये हमारे पास में आ गया है आवर्तकाल का फॉर्मूला। उसके बाद में हम देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आवेशित कण की ऊर्जा, आवेशित जो कण है उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। आवेशित कण की ऊर्जा को हम ई से, आवेशित कण की जो गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू अभी हमने पुट की है ये वाली, तो 1/2 एम तो पड़ा ही है, इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बट्टे में एम स्क्वायर आ जाएगा। और ई बराबर हमारे पास में निकल कर आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये हमारे पास में गतिज ऊर्जा आ जाएगी आवेशित कण की। यदि हम त्रिज्या को आवेशित कण की ऊर्जा के रूप में लिखें तो ये, इसको हम P लिख सकते हैं दोस्तों, ये P लिखा जा सकता है और P को हम गतिज ऊर्जा के टर्म्स में भी पुट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए एक जो आवेशित कण को त्वरित करने वाला उपकरण होता है साइक्लोट्रॉन, उसको बनाया गया था इसी सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए। तो आप लोगों को ये तो थर्ड कंडीशन है वो अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चौथी हम कंडीशन देखेंगे कि जब थीटा, दोस्तों अब चौथी कंडीशन देखेंगे, स्थिति जो फोर्थ है वो क्या है। चौथी कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो। जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है तो चुंबकीय बल, तो जो चुंबकीय बल है उसका जो फॉर्मूला है एफ बराबर एफएम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा रह जाएगा। एफएम बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जो एज इट इज फॉर्मूला है वही का वही रह जाएगा। इस थीटा की जो वैल्यू 0 से 90 डिग्री, इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी, 0 से 1 के मध्य रहेगी। अब दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने इधर लिया है, ये हमारे पास में एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। इसमें हमारे पास में बी की वैल्यू इधर है और V और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में है। यहां से हमारे पास में जो वेग है इसके बीच का ये जो एंगल है वो थीटा है और जो आवेशित कण है वो इधर v वेग से गति कर रहा है। दोस्तों इसको समझेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है इस तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है और यदि हम बोर्ड के तल इस तरफ ही ले लें कि बोर्ड डस्टर की दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र,
तो उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यदि इस तरफ है और आवेशित कण इधर गति कर रहा है तो उस पर बल लगेगा अंदर की ओर। तो देखिए दोस्तों, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र इधर, आवेशित कण यदि इधर गति करता है तो जो बल लगता है वो अंदर की ओर लगेगा और जो वृत्ताकार कण है वो इस तरीके से गति करेगा। बट जो आवेशित कण है उसका वेग है इस तरह, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए हुए हैं, चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये थीटा कोण पर वेग है। तो इस वेग को हम दो घटकों में तोड़ देंगे। एक जो घटक होगा वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एक जो घटक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में। एक जो इसका घटक होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, उस घटक को हम v डबल डैश से पुट कर रहे हैं। v डबल डैश का मतलब ये है कि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसका इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो हो जाएगा v cos थीटा। एक इसके ठीक लंबवत दिशा में जो घटक होगा उसको v परपेंडिकुलर से पुट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में है। अब दोस्तों यहां पर वेग के दो घटक हो गए, v sin थीटा और v cos थीटा। v जो sin थीटा है, v जो वेग इधर है और इस वेग के ऊपर तो चुंबकीय बल काम करता है, तो इस v sin थीटा तो जो कण है वो वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करेगा, आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करेगा। और जो v cos थीटा है वो उसको रेखीय पथ में ले जाने का काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाने का कार्य करेगा। जो वेग है वो इधर काम कर रहा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि कोई कण, आवेशित कण गति करता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। तो इस घटक के ऊपर तो बल काम ही नहीं कर रहा, केवल इस घटक के ऊपर बल काम करता है, और वो जो घटक है उसके ऊपर बल काम करने की वजह से, इस घटक के ऊपर बल काम करने की वजह से कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और इस घटक के कारण से कण रेखीय पथ पर गति करता है। तो कण है वो, एक घटक तो इस तरीके से घुमा रहा है आवेशित कण को, दूसरा घटक है वो उसको इधर ले जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो जो आवेशित कण है वो क्या करता है, वृत्ताकार पथ में घूमता जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी आगे बढ़ता चला जाता है। तो जो कण का पथ है वो एक कुंडली नुमा संरचना हो जाती है, स्प्रिंग नुमा संरचना के अंदर कण है वो गति करेगा। तो दोस्तों यहां से जो आवेशित कण है उसका जो पथ है वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से गति करेगा आवेशित कण, एक स्प्रिंग नुमा संरचना में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो पथ है वो है स्प्रिंग नुमा पथ। जो आवेशित कण है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य है तो आवेशित कण का जो पथ है वो कुंडली नुमा होगा। आवेशित कण का पथ, आवेशित कण का जो पथ है वो कुंडली नुमा कह सकते हैं, स्प्रिंग नुमा इसको कहा जा सकता है। स्प्रिंग के अकॉर्डिंग इसका, स्प्रिंग जैसा इसका पथ हो सकता है। तो देखिए इसके ऊपर एक घटक तो इधर काम कर रहा है v पैरेलल वाला, जो कि v cos थीटा है, जो कि कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करवाएगा। v परपेंडिकुलर v sin थीटा है, जो कि इसको वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करता है। दोस्तों यहां पर जो वृत्ताकार पथ है उसकी रेडियस हमने जैसे ठीक पहले जो कंडीशन है उसमें निकाली थी वैसे ही है। आवेशित कण की त्रिज्या, वेग, आवृत्ति ठीक वैसे ही है, थोड़ा सा यहां पर बदलाव आएगा, वो बदलाव हम यहां पर देखते चले जाएंगे। जो वेग है उसमें जो वेग का जो घटक है वो चेंज हो जाएगा, जो त्रिज्या का जो घटक है वो सिर्फ v परपेंडिकुलर वाला घटक आएगा, और उसमें जो v की वैल्यू है वो ये रखी जाएगी v sin थीटा। फलस्वरूप उसमें जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से बदल जाएंगे। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि जब आवेशित कण 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण पर, चुंबकीय क्षेत्र और आवेशित कण के वेग के बीच का कोण 0 से 90 के मध्य हो तो कण का पथ स्प्रिंग नुमा होता है। इस तरीके के पथ पर कण गति करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो स्प्रिंग नुमा पथ है, आवेशित कण के स्प्रिंग नुमा पथ की रेडियस, आवेशित कण के स्प्रिंग नुमा पथ की त्रिज्या, तो जो आवेशित कण के पथ की त्रिज्या है r बराबर, यहां से आप देख लेंगे दोस्तों, मैं आपको यहां पर भी क्या होने वाला है,
जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला जो बल है उसका मान है QVB साइन थीटा हो जाएगा। तो QVB साइन थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो बल है उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और तत्पश्चात हमारे पास में जो आवेशित कण की जो त्रिज्या है उसका जो फॉर्मूला है वो देखिए दोस्तों क्या आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था mv/QB, तो यहां पर इसका लंबवत घटक आएगा, और लंबवत घटक के अंदर v की जो वैल्यू है वो क्या है mv साइन थीटा। तो हमारे पास में जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला आ गया है mv साइन थीटा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, जो वर्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या हमारे पास में आ चुकी है। यदि हम यहां पर आवर्तकाल यदि ज्ञात करना चाहें तो हमारे पास में जो आवर्तकाल का फॉर्मूला है क्या निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों, t बराबर पूरे पथ की त्रिज्या दूरी बट्टे में वेग, और जो वेग है वो हमारे पास में परपेंडिकुलर वाला वेग है। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, और जो r है उसका फॉर्मूला ये वाला है। तो यहां 2 पाई r की वैल्यू भी यहां पर पुट कर देंगे। v परपेंडिकुलर का मान है v साइन थीटा, और यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो है mv साइन थीटा, ये रही वैल्यू अपॉन QB। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कट जाएगा, 2 पाई m अपॉन में QB ही आएगा, जो कि हमने पहली कंडीशन में थर्ड कंडीशन में निकाला था, वैसा ही हमारे पास में आवर्तकाल आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेकर ये जो इसका एक चक्कर है, यहां से लेकर इसका ये जो एक चक्कर है, तो एक चक्कर लगाने में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना आगे बढ़ता है उसको हम कहते हैं पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल। पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल कहा जाता है, पी से लिखा जाता है पिच अंतराल। तो जो पिच अंतराल है वो कितना होगा उसको पी से लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पी बराबर अक्ष दिशा के अंदर दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, और जो एक चक्कर लगाने में लगा समय है वो हमारे पास में ये रहा, और एक चक्कर इधर इस डायरेक्शन में जो वेग है वो है v पैरेलल वाला, और v पैरेलल की वैल्यू है v cos थीटा। तो चाल इंटू समय होगा दोस्तों, और चाल हमारे पास में है v पैरेलल, और जो समय है वो है t। p पैरेलल की वैल्यू v पैरेलल की वैल्यू है v cos थीटा, और t की वैल्यू है 2 पाई m अपॉन QB। तो हमारे पास में मान आ गया है, ये मान आप पुट कर दिए पिच अंतराल का 2 पाई m v cos थीटा अपॉन QB। ये पिच अंतराल है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पिच अंतराल है क्या कि अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कि कण के द्वारा एक पूर्ण चक्कर में तय की गई दूरी, कि यहां से चक्कर स्टार्ट होता है और यहां पर एक चक्कर खत्म हो जाता है, तो एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी भी दूरी तय करता है कण, वो दूरी ही है पिच अंतराल या चूड़ी अंतराल। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। समय एक चक्कर में लगने वाला है वो t, और जो चाल है वो है v पैरेलल, और v पैरेलल का मतलब हो गया इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो चाल है आवेशित कण की वो है v cos थीटा, v पैरेलल जिसका मान है v cos थीटा दोस्तों। तो आप लोगों को ये चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की जो गति है उसमें हमने 4 कंडीशन पढ़ी है, चारों कंडीशन अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।